Hello everyone, welcome to Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explain page. जो फर्स्ट न्यूज़ है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट हुए हैं स्पेस में एंड वाई इट मैटर्स। ठीक है, तो कार्बन मॉलिक्यूल मिथाइल कटाइन डिटेक्ट किया है। ठीक है, किसने डिटेक्ट किया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है। सो इट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपको पता है जो भी लाइफ है, लाइफ फॉर्म है, तो वो कार्बन बेस्ड है। ठीक है, तो अब ये मिथाइल कटाइन मिला है तो इसमें एक कार्बन एटम भी है। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो एक कार्बन है, तो कार्बन है इट मीन्स स्पेस में लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो मिथाइल कटाइन डिटेक्ट हुआ है। किसने डिटेक्ट किया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट मीन्स देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग इन स्पेस। ठीक है, और ये जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मिथाइल कटाइन के, वो कहाँ से मिले? इन द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्वर्लिंग डिस्क ऑफ डस्ट एंड गैस अराउंड ए यंग स्टार जिसका नाम है ओरियन नेबुला। ठीक है, तो उसमें मिला है ये ओरियन नेबुला में इसका प्रेजेंस, मिथाइल कटाइन का प्रेजेंस मिला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फाउंड किया है। अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है। 2021 में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और ये L2 लैग्रेंज पॉइंट L2 पे सिचुएटेड है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और जो हमारा मिशन है आदित्य वो L1, इसका नाम भी हमने L1, तो ये लैग्रेंज पॉइंट L1 पे सिचुएटेड है। ये सोलर मिशन है इसरो का। ठीक है, अब ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये गैलेक्सीज का इवोल्यूशन स्टडी करेगा। ठीक है, स्टार कैसे क्रिएट हुए, क्रिएशन ऑफ स्टार, उसको स्टडी करेगा। सो दिस इज अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ डीप सी माइनिंग से रिलेटेड है। तो अभी जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ठीक है, वो ना नेगोशिएशन कर रही है ताकि वो रेगुलेशन फ्रेम कर सके ये सी बेड माइनिंग से रिलेटेड। ये न्यूज़ है, ये कंटेक्स्ट है, और मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो नेगोशिएशन है फेल हो गई हैं, वो ये रूल्स और रेगुलेशन नहीं बना पाए हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल सी बेड जो अथॉरिटी है वो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ठीक है, अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी, सो इसके अंडर ये स्टैब्लिश हुई है। और कब स्टैब्लिश हुई है? 1994 में स्टैब्लिश हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किंगस्टन जमैका में है। किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसका काम ही है सी बेड माइनिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन उनको देखना। ठीक है, अब ये अनक्लॉज जो है ये 1982 का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ठीक है, इसको लॉज ऑफ सी ट्रीटी भी बोलते हैं। तो इसके के अंडर एक ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बनी। दूसरी एक जो बॉडी बनी उसका नाम क्या है? उसका नाम है कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और एक तीसरी बॉडी जो बनी उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉज ऑफ सी, ITLOS। ठीक है, सो ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, कमीशन ऑन दी लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी। सो ये अनक्लोज के अंदर 3 बॉडीज बनी हुई है। ठीक है, अभी अनक्लोज जो है ये ना ये डिफाइन करता है जो मैरीटाइम एरिया है उसको डिवाइड करता है, डिफाइन करता है डिफरेंट जोन्स में। तो पहला है इंटरनल वाटर्स। तो इंटरनल वाटर्स ये जैसे ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन से लैंडवर्ड साइड पे जब हम जाएंगे ना, लैंड की साइड हम जाएंगे, तो उस वहाँ पे जो पानी होगा, जैसे यहाँ पे लैंड भी है और लेकिन इधर पानी भी है, तो इसको इंटरनल वाटर बोलते हैं। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ठीक है, अभी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल जाएंगे तो कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल जाएंगे तो वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ है वो। ठीक है,
ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और उसके बाद EEZ के बाद ये हाई सीज है, ठीक है। अब जो इंटरनल वाटर्स हैं, इंटरनल वाटर में जो कोस्टल स्टेट है, ठीक है, इंटरनल वाटर है ये, यहाँ पे जो कोस्टल स्टेट है उसके बाद फुल सॉवरेनिटी है, बिकॉज ये लैंड टेरिटरी की तरह ही है ना, क्योंकि ये जैसे ये लैंड है, ये इंटरनल वाटर को लैंड टेरिटरी की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इनोसेंट पैसेज का कोई राइट नहीं होता है। इनोसेंट पैसेज जो होता है ना शिप को मिलता है, कोई राइट नहीं है यहाँ पे इनोसेंट पैसेज का, देयर इज नो इनोसेंट पैसेज यहाँ पे इंटरनल वाटर में। टेरिटोरियल वाटर में क्या है, कोस्टल स्टेट के पास सॉवरेनिटी है और जुरिडिक्शन है टेरिटोरियल सी में, है ना यहाँ पे, ठीक है। और ये राइट्स जो उसको मिले हुए सरफेस पे भी मिले हुए, सी बेड पे भी मिले हुए, सब सॉइल पे भी मिले हुए, और एयर स्पेस पे भी मिले हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इनोसेंट पैसेज देना पड़ेगा, तो इनोसेंट पैसेज का राइट है शिप्स को, ठीक है, इनोसेंट पैसेज देना पड़ेगा। कॉन्टिग्यूअस जोन, जो ये कॉन्टिग्यूअस जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस्टल स्टेट है वो प्रिवेंट कर सकता है, पनिश कर सकता है अगर कोई फिजिकल लॉ है, इमिग्रेशन से रिलेटेड लॉ है, कस्टम लॉ है, उनका वायलेशन हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस जोन में जो कोस्टल स्टेट है उसके पास जो जुरिडिक्शन है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ ओशन, सरफेस और फ्लोर से रिलेटेड है। एयर एंड स्पेस वाला राइट्स नहीं मिलेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन में। और EEZ जो मैंने बताया कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आपको एनर्जी निकालनी है वाटर से, थर्मल एनर्जी, OTECX, ठीक है, विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी, ठीक है। बट यहाँ पे कोस्टल स्टेट के पास, EEZ में कोस्टल स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या ओवरफ्लाइट को बैन कर सके या रोक सके, ठीक है। बहुत कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकें कोस्टल स्टेट। और उसके बाद आता है हाई सीज, ठीक है। तो ये हाई सीज EEZ के बियॉन्ड जो एरिया है ना वो हाई सीज है, और इसको बोला जाता है कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, कॉमन हेरिटेज है ये। सो ये है मैरीटाइम जोन को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो ये अनक्लॉज डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये डीप सी माइनिंग क्या होती है, डीप सी माइनिंग क्या है, डीप सी से आप माइनिंग कर रहे हो, मिनरल डिपॉजिट और मेटल निकाल रहे हो ओशन सी बेड से, ये है डीप सी माइनिंग। एक तीन तरह की है, पहली है कि आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ओशियन फ्लोर से उनको निकाल रहे हो, दूसरा आप जो मैसिव सी फ्लोर है उसको माइन कर रहे हो ताकि सल्फाइड डिपॉजिट आपको मिल सके, और आप रॉक को स्ट्रिप कर रहे हो ताकि वहां से आपको कोबाल्ट क्रस्ट मिल सके। तो तीन तरह की पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सल्फाइड डिपॉजिट और कोबाल्ट क्रस्ट, ठीक है। अब ये जो नोड्यूल डिपॉजिट और क्रस्ट है इनके अंदर मटेरियल्स होते हैं जैसे निकल, रेयर अर्थ, कोबाल्ट और भी डिफरेंट तरह के मटेरियल्स, मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे बैटरीज में काम आते हैं, या और भी जो हमारी एवरीडे टेक्नोलॉजी है जैसे सेलफोन, कंप्यूटर्स, इसमें काम आएंगे। और ये हमारे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये बहुत काम आएंगे ये मटेरियल्स, ठीक है। अब जो डीप सी माइनिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है और इंजीनियरिंग है वो इवॉल्व हो रही है, तो कुछ कंपनी क्या करती हैं, वो ना मैसिव पंप्स यूज करती हैं और सोचती हैं कि हम मटेरियल को सी फ्लोर से वैक्यूम कर लें, सक कर लें। दूसरी कुछ क्या कर रहे हैं, वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि वो ऐसे रोबोट्स डेवलप कर सकें, बना सकें जो कि सी फ्लोर से ये नोड्यूल्स को प्लग कर सकें, ठीक है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस मशीन डेवलप कर रहे हैं ताकि वो जो ये अंडर वाटर माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज है वहां से मटेरियल को माइन कर सके। तो ये इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अब डी सी माइनिंग रेगुलेटेड कैसे होती है अभी, ठीक है। तो कंट्रीज जो है अपने मैरीटाइम टेरिटरी या EEZ में वो मैनेज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज जो उनको मैनेज करने हैं, लेकिन हाई सीज जो मैंने बताया ना यहाँ ये वाला एरिया हाई सीज में वो गवर्न होता है अनक्लॉज के लॉ के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। सो ये बोलता है कि वेदर और नॉट दे हैव साइंड और रेटिफाइड इट इज कंसिडर टू अप्लाई टू ऑल द स्टेट, चाहे आपने साइन किया हो या रेटिफाई किया हो या नहीं किया हो, बट अप्लाई होगा एवरी स्टेट पे, ठीक है। सो सी बेड और जो मिनरल रिसोर्सेज है वो क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है।
जिनको हमको प्रोटेक्ट करना है ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, मरीन साइंटिफिक रिसर्च करनी है, मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से अब ये माइनिंग कंपनीज है वो चाहती हैं कि डीप सी को एक्सप्लोर कर सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें, तो वो कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। और ये क्लेरियन क्लिपरटोन फ्रैक्चर जोन है, ये हवाई और मेक्सिको के बीच में है। तो ये ज़्यादातर अभी तो जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इशू हुए हैं वो इस एरिया में फोकस है, इस एरिया के लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर क्यों था कि वो रेगुलेशन लाए, क्योंकि अभी जो एक कंट्री है पैसिफिक आइलैंड कंट्री नाउरू, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, ठीक है। और फिर आईएससी को अप्लाई किया कि हम मिनरल्स एक्सप्लोइट करना चाहते हैं डीप सी एरिया में, ठीक है। अब इसकी वजह से एक क्लॉज जो यूएन ट्रीटी का था वो ट्रिगर हो गया, जो क्लॉज बताता कि कैसे आप क्या रेगुलेशन होगी जब आप डीप सी को एक्सप्लोर करोगे। तो ये अभी इस तरीके के जो ये क्लॉज है ना, इसके लिए रेगुलेशंस की जरूरत थी, तो रेगुलेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाए, ठीक है। और अभी भी नहीं हो पाए हैं, वो जो मीटिंग हुई है जुलाई में 2023 में जो मीटिंग हुई है तब भी नहीं हो पाया। अब ये 2 साल बाद ही हो पाएंगे, उसके बाद ही माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो पाएगा। अब माइनिंग के इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि माइनिंग से नॉइज होगा, वाइब्रेशन होगा, लाइट पॉल्यूशन होगा, लीकेजेस होंगे, ऑयल स्पिल्स वगैरह होंगे, ठीक है। ये सारी जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको इम्पैक्ट करेगा। सेडिमेंट प्लूम्स जो है ये मेजर कंसर्न है, ठीक है। माइनिंग प्रोसेसेस की वजह से जो सेडिमेंट प्लूम्स बनेंगे, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन हार्म फिल्टर फीडिंग स्पीसीज जैसे कोरल, स्पॉन्जेस, इन सबको हार्म कर सकते हैं, ठीक है। और कितने क्या इम्प्लीकेशन होंगे ये डीप सी माइनिंग के, वो भी अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इट इज़ इनएबिटेबल एंड पोटेंशियली इरिवर्सिबल, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न रिलेटेड टू डीप सी माइनिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो इंडिया प्रीडेटर यूएवीज मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल बाय कर रहा है यूएसए से, ठीक है। कौन सा, MQ-9 UAV रीपर ड्रोन, ठीक है। तो नेवी यूज करेगी इसको। और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो इसको कौन हेड करता है, इसको हेड करते हैं रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर, सो ये इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है डार्क मैटर से रिलेटेड न्यूज़ है। तो डार्क मैटर अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट ये स्पेकुलेट ही कर रहे हैं साइंटिस्ट कि होता है, डार्क मैटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप की बात की हुई है। तो ये ना नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है इस यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप में। और इसका क्या काम है, ये ना क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसकी स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये दूसरा एक काम क्या करेगा, ये 3D मैप बनाएगा ऑफ यूनिवर्स का, 3D मैप बनाएगा यूनिवर्स का। और इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। तो ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। अभी यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करिए तो ये भी गैलेक्सीज का इवोल्यूशन स्टडी कर रहा है। तो ये अभी क्या है, डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है, ये दोनों मिलकर ना यूनिवर्स का 95% है। सो डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी मेकअप 95% ऑफ द यूनिवर्स, 95% ऑफ द यूनिवर्स। 68% ऑफ द यूनिवर्स किससे बना हुआ है, डार्क एनर्जी से, और डार्क मैटर 27%। बाकी के जो 5% बचा हुआ है ना, वो है फर्मियोनिक मैटर, यानी जो चीज़ें हमें अर्थ पे मिलती है, प्लैनेट्स पे मिलती है, स्टार्स पे मिलती है। अब डार्क मैटर कंप्लीटली इनविजिबल है, प्लीज रिमेंबर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसको अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए डायरेक्टली, बिकॉज ये इंटरेक्ट नहीं करता है मैटर के साथ, कोई लाइट और एनर्जी एमिट नहीं करता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है और इसलिए इनविजिबल है। और लेकिन साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं, वो कॉन्फिडेंट है कि ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट है ना वो गैलेक्सीज पे और गैलेक्सी क्लस्टर्स पे दिखता है, ठीक है। 25 साल पहले ये थ्योरी आई थी कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब डार्क एनर्जी की बात करें तो जो हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सेलरेट कर रही है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, स्लो डाउन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं डार्क एनर्जी। और डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है और एंटी ग्रेविटी है। जैसे ग्रेविटी जो होता है वो अपनी तरफ खींचती है,
लेकिन डार्क एनर्जी क्या है, ये एक्सपेंड करती है, ये ना पुल अपार्ट करती है, मतलब अपनी तरफ नहीं खींच रही बट ऐसे ऐसे एक्सपेंड हो रही है, ये एक्सपेंड होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। सो इट पुल देम अपार्ट, डार्क एनर्जी वुड पुल देम अपार्ट। जैसे ग्रेविटी क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये डार्क एनर्जी क्या करती है, पुल करती है। सो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है सपोज, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इन दोनों को ये आपस में आएंगे। लेकिन अगर मैं डार्क एनर्जी की बात करूं तो ये दो एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, रिपल्सिव फोर्स है, तो इनके बीच में पहले यहाँ थे, अब ये पोजीशन हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो पोजीशन इनके बीच में स्पेस बढ़ गया है ना, डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये एक्सपेंशन इफेक्ट होता है डार्क एनर्जी का। और डार्क एनर्जी हैज़ अ ग्रेटर अबंडेंस देन डार्क मैटर, बिकॉज हमारा यूनिवर्स है वो क्या है, एक्सपेंड कर रहा है। अब ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी। लॉर्ड कैल्विन एक स्कॉटिश आयरिश फिजिसिस्ट थे 19वीं सेंचुरी में। तो वो क्या करना चाहते थे, वो जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका मास एस्टिमेट करना चाहते थे, और स्टार कितनी स्पीड से मूव करते हैं उस डाटा के बेसिस पे वो ऐसा एस्टिमेशन करना चाहते थे। लेकिन ये जो कैल्विन थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको कुछ डिस्क्रिपेंसीज और एनोमली मिली डाटा में, ठीक है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड वो उसको उन्होंने एट्रीब्यूट कर दिया ये डार्क बॉडीज की वजह से ये एनोमली है, कि है जिसको हम देख नहीं पाते। सो गैलेक्सी है ना, वो रोटेट जो कर रही थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रही थी, जितना एस्टिमेट होना चाहिए, एस्टिमेशन के बेस पे जितना उसको रोटेट करना चाहिए उससे भी ज़्यादा स्पीड पे रोटेट कर रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ इनविजिबल मैटर है, ठीक है। तो ये थ्योरी है कि कुछ इनविजिबल मैटर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड एट विच आवर गैलेक्सी रोटेट्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट से द रीजन वी आर अनेबल टू सी और डिटेक्ट दिस इनविजिबल मैटर, बिकॉज ये इंटरेक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ, जैसे विजिबल लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव्स। यहाँ पे भी हमने पढ़ा ना कि इट डज नॉट इंटरेक्ट विद मैटर, एमिट्स नो लाइट और एनर्जी, दस कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो ये बट वी वांट टू डिटेक्ट डार्क मैटर, हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये बोल रहे हैं स्टार्स हैव बीन ऑब्जर्व टू ट्रेवल एट हायर देन एस्टिमेटेड स्पीड। गैलेक्सीज के जो एजेस हैं वहां पे स्टार हायर स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, जितना एस्टिमेशन है उससे भी ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं। सपोज अब ये बताइए, एक धागा है और यहाँ पे एक पत्थर बैठा, और अब इसको गोल गोल घुमाओ तो एक पॉइंट आएगा, एक थ्रेशोल्ड आएगा, जिसके बाद ये स्ट्रिंग, ये जो धागा है कमजोर होने लगेगा, और ये जो पत्थर है, जो स्टोन है, ये स्पीड पिकअप कर लेगा और बहुत ज़्यादा इसके पास फोर्स आ जाएगी, तो ये छूट के भाग जाएगा, उड़ जाएगा उससे। लेकिन जो स्टार्स है ना, ये गैलेक्सीज के एजिस पे ट्रेवल कर रहे हैं स्पीड से, स्पीड पे, लेकिन ये उड़ के नहीं जा रहे, दे आर नॉट गेटिंग फ्लोन अप। क्यों? बिकॉज कुछ इनविजिबल मैटर है वो उनको ये जो स्टार्स हैं इनको वहां पकड़ के रख रहा है, ठीक है। सो ओनली एक्सप्लेनेशन इज दैट देयर मस्ट बी सम इनविजिबल मैटर जो इस स्टोन को, ये स्टार को वो इस रेंज में ही रख रहा है। तो क्या ये इल्यूसिव डार्क मैटर है, राइट, ठीक है। अभी क्या नेक्स्ट, ये थोड़ा सा देख लो। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, उसने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ जो फिजिक्स है उसको प्रूव किया था जब उसने हिग्स बोसोन पार्टिकल डिटेक्ट किया था, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है कि जो भी चीज यूनिवर्स में है वो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई है। सो एवरीथिंग विच इज देयर इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड ये किस चीज से गवर्न होती है, चार फोर्सेस से गवर्न होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल को किसने प्रूव किया? लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ने प्रूव किया है। और लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ने हिग्स बोसोन पार्टिकल को डिटेक्ट किया था, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and all the best.